हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और मैं इस समय आपको यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं और हम दोनों लोग इस समय स्पर्धा बैच में हैं जो कि एसएससी जेईई 2023 के लिए बनाया गया है। और जैसा आपको मालूम है कि हमारी संस्था लखनऊ में है। हम लोग ऑफलाइन बैच 2017 से चला रहे हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। एसएससी जेईई और जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीपीसीएल जेईई का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो, जितने भी जेईई के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। लखनऊ में एक ही सेंटर है, ऑफलाइन आलमबाग में है। और उसी का आगे बढ़ के हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है जो कि मैकेनिकल के लिए एसएससी जेईई 2023 के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए देखें इस कोर्स में क्या है, पहले समझ लें। इस कोर्स का नाम है स्पर्धा बैच। स्पर्धा बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पहले तो इसका ऐप डाउनलोड करें। यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च करें, ऐसा आपको एक लोगो मिलेगा। इस लोगो को डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये जो कोर्स है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है और साथ में एसएससी जेईई 2023 के लिए ही डिजाइंड है। इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले देखेंगे कि कई सारे उसमें लेक्चर्स दिए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री टेस्ट उसमें दिए गए हैं वो सब डेमो लेक्चर के तौर पे है। देखने के बाद अगर आपको संतुष्टि होती है तो जरूर ये कोर्स ज्वाइन करिए। हाँ, ज्वाइन करने से पहले बता दूं मैं आप कि मेरा ये रेफरल कोड है। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको फीस में 20% का एक रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखें इस बैच में कौन फैकल्टी इन्वॉल्व है आपके साथ। तो 3 लोगों की एक अच्छी सी टीम है, बहुत मजबूत टीम है जो कि आपको स्पर्धा बैच में मिलेगी और आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कराएगी। आप वाई के रस्तोगी सर हैं जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के कोर्सेज पढ़ाएंगे। आप ओझा जी हैं, गौरव ओझा जी हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट को डील करेंगे। और मैं रहूंगा आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए और मशीन डिजाइन के लिए। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले बैच में हैं और आज जैसा कि आपसे कल हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था ट्रस। ट्रस के क्वेश्चंस करके उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ की पॉइंट्स ढूंढने के बाद उस चैप्टर को एंड किया गया था और अब हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर की तरफ। तो आज नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे अब डायनेमिक्स। आज थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है, जुकाम की वजह से गला बैठ गया है। बताइएगा चैट बॉक्स में कि आवाज से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस आवाज के साथ पढ़ना ठीक रहेगा। आइए तो डायनेमिक्स को पहले समझा जाए कि डायनेमिक्स है क्या। अभी तक जितना हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी, जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ी, चाहे वो ट्रस पढ़ा हो, चाहे फ्रिक्शन पढ़ा हो, चाहे फोर्स एनालिसिस पढ़ा हो, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब निकाला हो, हम लोगों ने बॉडी को स्टैटिक माना है। स्टैटिक मानने का मतलब क्या है कि बॉडी हमारी एक रिजिड बॉडी थी, उस पर कुछ फोर्सेज लगाए गए थे और फोर्सेज लगने के बावजूद भी वो बॉडी मोशन में नहीं आई। एक रेस्ट बॉडी की हम लोगों ने कल्पना करके सारी चीजें निकाली। लेकिन बॉडी रेस्ट में भी रह सकती है लेकिन मोशन भी कर सकती है। तो अब हम लोग कुछ काम करेंगे कि जो कि मोशन के साथ करेंगे, कि बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बॉडी पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद उसमें मोशन होगा। मोशन होगा तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, है ना, काइनेटिक एनर्जी, इन सब चीजों की हमें बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आप पहली बार सुन रहे हैं। डेफिनेटली बचपन से क्लास 6-7 से शुरू करते हुए 12th तक आपने बहुत कुछ इसको जिया है, बहुत कुछ किया है इसमें। तो उसी में से थोड़ा सा पार्ट आज लेके चलेंगे और ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ किया हुआ है और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। चलिए पहले हम लोग डायनेमिक्स की तरफ बढ़े कि डायनेमिक्स को समझे ये है क्या। याद करिए जब हम लोग मैकेनिक्स की शुरुआत किए थे, बिल्कुल पहले लेक्चर में मैकेनिक्स के, आज से काफी दिन पहले, तो ये बोला गया था कि मैकेनिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी इज नोन एज मैकेनिक्स। ऐसी कुछ बात शुरू हुई थी। चलिए फिर से वहीं से बात शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करने का तरीका वहीं से है ना। सपोज दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, देखो बेटा बहुत ध्यान से और जल्दी से देखेंगे। ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं
आप एक फोर्स देखें या कई फोर्स देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक फोर्स है ना, ये फोर्स है। चाहे तो ढेर सारे फोर्स लगा दे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात ये आएगी कि जो बॉडी है, मैकेनिक्स की भाषा में अगर इसको क्लासिफाई करने की बात करें तो ये बॉडी दो टाइप से हो सकती है। कैसे कैसे? ये बॉडी हमारी रिजिड हो सकती है। जैसे ये बॉडी हमारी क्या हो सकती है, अगर फिर से बॉडी बना ले तो ये बॉडी हमारी रिजिड हो सकती है, या यही बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल हो सकती है। तो एक इसको कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी हो सकती है, और इस बॉडी को डिफॉर्मेबल भी हो सकती है। अब रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा तो कुछ घटनाएं घटेंगी, और बॉडी अगर डिफॉर्मेबल होगा, इस पे फोर्स लगेगा तो कुछ घटनाएं घटेंगी। मुझे उम्मीद है कि रिजिड का अर्थ आपको मालूम है। रिजिड का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जिसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उस पर कोई लोड लगाया जाए तो उसका कुछ टूट फूट, उसका शेप चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना, लंबाई चौड़ाई का घटना बढ़ना, टूट जाना, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की बॉडी है। जाहिर सी बात है, अपनी धरती पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कल्पना है, कल्पना के तौर पर हम बॉडी को मानते हैं एक रिजिड है ना। ये बॉडी हमारे डिफॉर्मेबल बॉडी है, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये मतलब जैसे हमारे आसपास की दुनिया है वैसी है, कि अगर बॉडी पर लोड लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे, चाहे जितना फोर्स लगाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ जब फोर्स लगाओगे तो जैसे फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से बॉडी आपको रिस्पॉन्स करेगी। मतलब बॉडी का शेप साइज बदल सकता है, टूट सकता है, मुड़ सकता है, ये सब घटनाएं घट सकती हैं, है ना। यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी का कुछ होने वाला नहीं है, बॉडी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बॉडी यहाँ पे रिएक्ट करेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, एक वर्ड को कह रहा हूँ रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे करेगी? बॉडी डिफॉर्म करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़ रहे हैं। बॉडी पे लोड लगाने के बाद रिस्पॉन्स क्या होता है? बॉडी की लंबाई घट जाती है या बढ़ जाती है। कितनी घट जाती है, बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप चेंज इन लेंथ निकालते हैं, जिसको इलॉन्गेशन के नाम से जानते हैं। इलॉन्गेशन है क्या? इलॉन्गेशन इस बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर आप मुझ पे फोर्स लगाओगे तो मैं इतना छोटा हो जाऊंगा, खींचोगे तो लंबा हो जाऊंगा, यही तो है ना। तो यहाँ पे हमें रिस्पांस मिलता है, और क्योंकि बॉडी हमारी रिजिड है तो यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस कैसे मिलेगा? बॉडी रिजिड है, उसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो बॉडी रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया मिलती है ना। यहाँ हमें रिएक्शन से वास्ता होता है, ठीक है। तो जहां भी आपने रिएक्शन कैलकुलेट किया है, ये मान के चलिए कि वहां पर बॉडी हमारी कैसी थी? रिजिड थी। बिना रिजिड बॉडी को एज्यूम किए, बॉडी को रिजिड बिना माने आप रिएक्शन निकाल नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी तक हम लोग इस तरह की बात कर रहे थे। तो जब स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ते हैं और स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, तो जब स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, है ना, रिजिड बॉडी, या इसी को नाम दे दिया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जब इसकी बातचीत करते हैं तो इसी को कहा जाता है कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या इसी को नाम दिया जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी का नाम दिया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल, ठीक है। तो इतनी बातचीत में ये वाला पोर्शन तो रस्तोगी सर आपको कवर कर ही रहे हैं, वाकई रस्तोगी सर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा ही रहे हैं। जितना कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल है, लोड लगाने से चेंज होता है उसमें। हमारी बातचीत यहाँ पे है, हमारी बॉडी अभी कैसी है? रिजिड है। तो चलिए हम लोग आगे की बातचीत यही करते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं। अब जब बॉडी रिजिड है तो इसमें क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिए,
बॉडी पर फोर्स लगाया गया, बॉडी पर फोर्स लगाया गया तो क्या घटनाएं घट सकती हैं, ये देखने वाली बात है। तो घटना क्या घट सकती है कि बॉडी हमारी मूव भी कर सकती है और मूव नहीं भी कर सकती है। जैसे मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बॉडी हमारी यहाँ से दो घटनाएं घट सकती हैं कि बॉडी पर लोड लगाने के बाद भी बॉडी हमारी रेस्ट में रहे, और बॉडी पर लोड लगाने के बाद ये बॉडी मोशन में आ जाए। ये बात समझ में आ रही ना? ये बॉडी मोशन में आ जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो जब बॉडी हमारी लोड लगने के बाद बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी रेस्ट में रही, मतलब उसमें मोशन ही नहीं हुआ, तो इसी पढ़ाई को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। स्थित विज्ञान, इसको कहते हैं स्थित विज्ञान। और जब ये बॉडी पे लोड लगा और बॉडी मोशन करने लगी, है ना, आपने एक कुर्सी को धक्का दिया, कुर्सी चलने लगी, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान, ठीक है ना, गति विज्ञान। बॉडी पे लोड लगाया, फोर्स लगाया, कुर्सी को धक्का दिया, एक गाड़ी खड़ी थी उसको धक्का दिया तो चलने लगी, साइकिल को धक्का दिया तो चलने लगी, ठीक है ना, तो उसको बोल रहे हैं गति विज्ञान। चलिए, अभी तक तो हम लोग जो कुछ पढ़ रहे थे रेस्ट में पढ़ रहे थे, रेस्ट में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा रहे थे। यहाँ अप्लाई कर रहे थे हम लोग, क्या अप्लाई कर रहे थे, यहाँ अप्लाई कर रहे थे कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और बहुत सारा चैप्टर पढ़े इसमें, पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे, सारे वीडियो आप देखेंगे, समझ में आने लगेगा कि तो बहुत सारा खेल कर लिया। सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब जरा बातचीत इसकी करनी है तो इसमें टाइम ना खर्च किया जाए, सीधे आते हैं मोशन में, डायनेमिक्स। अच्छा, जब बॉडी में मोशन होना है, बॉडी क्या थी, बॉडी हमारे पास एक रिजिड पत्थर था, एक पत्थर था, उस पर फोर्स लगा। अभी भी कैसा है, वो रिजिड है ना, वो बॉडी रिजिड है, लेकिन फोर्स लगने के बाद वो मूव करने लगा। यही तो हो रहा है ना। बॉडी में मोशन क्यों हुआ, फोर्स लगाया गया इसीलिए तो हुआ ना। तो हमारी इस व्यवस्था में क्या दिखाई पड़ेगा, आपको एक कारण दिखाई पड़ेगा, कारण, और एक दिखाई पड़ेगा प्रभाव। मतलब एक कह रहे हैं कॉज और एक कह रहे हैं इफेक्ट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, और बॉडी कैसी थी, तो रिजिड बॉडी थी। इस पर लोड लगाया हमने, इस पर एक लोड लगाया, फोर्स, तो हुआ क्या, फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी मान लेते हैं कि मोशन करने लगी, मोशन करने लगी। ये शायद आपको यहां दिख ना रहा हो, तो इसको इधर ले आते हैं। क्या देखिए, ये बात समझ में आ रही ना। एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगाया, उस पर हमने अगर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी रुकी तो है नहीं, वो तो खत्म हो गया, मोशन करने लगी। तो बॉडी है, बॉडी का मास वास तो कांस्टेंट ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये मोशन क्यों शुरू हुआ, फोर्स की वजह से शुरू हुआ। तो कोई पूछे कि इस पूरी व्यवस्था में कारण कौन है, किसने बवाल फैलाया है, ये रायता किसने फैलाया है, तो आप क्या कहोगे कि ये रायता, ये जो कारण है, ये जो बवाल है, ये किसने किया है। तो इस पूरी व्यवस्था में दिखाई पड़ रहा है कि जो कॉज है वो फोर्स है ना, और जो इफेक्ट है, प्रभाव है, प्रभाव क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ है, तो हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि बॉडी हमारी मोशन में आ गई है। बात समझ में आ गई ना। तो जब हमें गति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जब हमें डायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो हमें कॉज का भी स्टडी करनी चाहिए और मोशन की भी स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, जब मोशन पढ़ेंगे तो मोशन जब पढ़ने चलेंगे तो मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, नहीं, मोशन में हो सकता है कि क्या हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना, टाइम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यही सब बात करेंगे ना, यही सब बात करेंगे ना इसमें। तो
तो मोशन का मतलब ये सब बात करेंगे। तो एक कारण है, एक प्रभाव है। तो इस तरीके से जब हम डायनेमिक्स को स्टडी करने चलते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। तो उतने बड़े क्षेत्र को एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है कि सबको, दोनों को, कॉज को और इफेक्ट को एक साथ पढ़ा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले थोड़ा थोड़ा टुकड़े में कर लेते हैं। कैसे? जैसे अब यही बात कर रहे हैं, इसको फिर क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं। डायनेमिक्स को फिर से तोड़ा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम ओनली स्टडी ऑफ इफेक्ट पढ़ें, इफेक्ट का मतलब मोशन के बारे में पढ़ें, स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ इफेक्ट, है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि इसको दो भाग में कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। या यूं कहा जाए, और यूं कहा जाए कि स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ इफेक्ट ओनली लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्टडी ऑफ मोशन ओनली लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोशन किसने शुरू किया है ना। बस मोशन हो गया तो मेरा मतलब खाली इतने से है कि कितनी तेज चल रहा है, आधे घंटे बाद कितनी दूर पहुंचेगा। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता उसका कितना एवरेज है, कितना पेट्रोल जल रहा है ना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये पता करना है कि 1 घंटे बाद कितनी दूर पहुंच जाओगे, घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, गाड़ी की स्पीड क्या है ना। खाली इन चीजों से मतलब है। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि गाड़ी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी का मास कितना है, उसमें कितने लोग बैठे हैं, उनका मास कितना है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाए, ये सब नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, गाड़ी का एक्सीलरेशन क्या है ना। जब ब्रेक लगाते हो तो कितनी देर बाद गाड़ी रुकती है, एक्सीलेटर लेते हो तो कितनी देर बाद 100 की स्पीड पहुंच जाती है। ये सब बातें करेंगे, ना मास का, ना फोर्स का, ना माइलेज का, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें केवल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से ही वास्ता हो। अगर ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने की तैयारी कर लेते हैं तो इस तैयारी को, इस पढ़ाई को एक नाम दिया जाएगा। उसको नाम हम लोग देंगे, अच्छा सा एक नाम दिया गया है, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है। उसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, है ना। काइनेमैटिक्स बात समझ में आ रही? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स किसकी है? ये है काइनेमैटिक्स ऑफ किसकी? वही जो बॉडी हमारी ऊपर बनी थी, रिजिड बॉडी। तो आप पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मतलब जब एक रिजिड बॉडी गति करती है तो मुझे अगर उसके मोशन से ही मतलब है, केवल मोशन से मतलब है, तो उसी को हम लोग कहेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया रेस्ट में, मोशन में, फिर मोशन को क्लासिफाई कर रहे हैं कि केवल हमें स्टडी ऑफ इफेक्ट पढ़ना है तो उसे कहेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब जरा बात समझें कि अगर हमें स्टडी ऑफ कॉज और इफेक्ट दोनों को मिला के पढ़ना है ना, अंतिम उद्देश्य तो यही है ना कि दोनों को पढ़ा जाए। तो जब इतना समझ लिया हम लोगों ने, जब इतना समझ लेंगे तब उसमें आएंगे कि दोनों को मिला के पढ़ा जाए। तो उसको जब आप पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसको थोड़ा साइड में कर लें। हाँ, ठीक है। अब अगर यहाँ ये बात की जाए कि भाई हमारी इच्छा ये है कि हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, किसकी करेंगे? स्टडी ऑफ, कारण भी पढ़ेंगे कि किसकी वजह से बॉडी में मोशन हुआ, ठीक है ना। किसकी वजह से बॉडी में मोशन, जैसे मान लीजिए सड़क पे एक ठेला है, लुढ़कता हुआ चला जा रहा है, कोई पूछे किसकी, कितनी तेज जा रहा है, तब आप कहेंगे आपका उद्देश्य क्या है, किसकी सिर्फ वेलोसिटी बता दो, तो वो क्या हो गया, काइनेमैटिक्स। लेकिन कोई पूछे कितनी तेज जा रहा है और किसने धक्का दिया था, कितना फोर्स लगाया था, तब आपको क्या करना पड़ा, फोर्स लगा होगा तभी तो जा रहा था ना, तो फोर्स और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसका मोशन।
वेलोसिटी भी बतानी पड़ेगी, कितना धक्का दिया गया था, फोर्स कितना लगाया गया था, वही बताना पड़ेगा। तो हम कहना चाह रहे हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट तो हमें पढ़ना ही है, इफेक्ट एंड इट्स कॉजेज। अब एक कॉज हो सकता है, कई कॉजेज हो सकते हैं, इसलिए कॉजेज लिख रहे हैं, कॉजेज। स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड इट्स कॉजेज, या दूसरी भाषा में मतलब क्या कहा जाएगा दूसरी भाषा में, इसी को हमारे पूर्वजों ने नाम दिया है, इसको कहा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स तो मतलब कुल मिला के अब हम मैकेनिक्स के जो मोशन वाले हिस्से में आ चुके हैं। तो मैकेनिक्स का जो मोशन वाला हिस्सा है वहां पे ये तो खूब पढ़ा हम लोगों ने, मोशन वाली बात नहीं की थी। तो मोशन वाली बात क्लासिफाई होने के बाद दो तरीके सामने आती है कि या तो हमें काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़नी चाहिए और हमें क्या पढ़ना चाहिए, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी। और इन्हीं दोनों चैप्टर को हम लोग बचपन से, बहुत बचपन से, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कब पढ़ा था आपने वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कब की बात है सोचिए जरा, है ना, तब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा अब यहां तक बात समझ में आ गई हो तो एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा सा सूचना दे दें, एक बार चैट बॉक्स में बता दें। एक तो मेरी आवाज थोड़ी आज गड़बड़ है, ऑडियो वीडियो के लिए थोड़ी सी कमेंट कर दें कि ऑडियो वीडियो ठीक है या गड़बड़ है, और अभी तक की बात जो चीज हुई है वो समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। जल्दी से बताएं जरा। अच्छा, ऑडियो वीडियो ओके है तो आगे बढ़ा जाए, मान के चलूं मैं, है ना। चलिए तो अब हम लोग पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, इसको निपटा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि खाली मोशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक काइनेमेटिक्स की बातचीत हो रही है तब तक केवल मोशन की बात होगी। एक बॉडी पे एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, कैसी बॉडी है देखिए ध्यान से, ये रिजिड बॉडी है, ये बॉडी है, रिजिड है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस रिजिड बॉडी पे जब आपने एक फोर्स लगाया, एक लोड क्या कई लोड लगाए, फोर्स लगाए, तो अब ये बॉडी मोशन करेगी और मुझे केवल इस बात से वास्ता है कि मोशन कितना है, किधर है, यही पता है, यही इसी से बातचीत करनी है। कितना फोर्स लगाए गए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझे कि अब यहां से इस बॉडी में मोशन अगर होना है तो किस टाइप से होना है। वैसे देखिए, किसी बॉडी को आपने पत्थर लेके फेंक दिया इधर उधर कहीं भी रैंडम, तो रैंडम फेंक दिया तो कुछ भी कर दिया तो वो तो रैंडम मोशन हो गया। तो रैंडम चीजों की स्टडी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की जा सकती। बात समझ में आ रही है ना, कि हर मोशन की स्टडी कर लिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक ले उसको कुछ डिफाइंड वे में ना हो, है ना। तो रैंडम मोशन, कोई कहते हैं ऐसे 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 कुछ कर रहा है तो उसका, जैसे एक मक्खी है, एक मक्खी आपके कमरे में घूम रही है इधर उधर करती हुई, तो उसका पाथ कुछ डिसाइड नहीं है ना? आप उस मक्खी के मोशन की बात नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, रैंडम मोशन है। तो हम रैंडम मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टमैटिक मोशन की बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे पूर्वजों ने मोशन को कुछ तरीकों से डिफाइन किया है, उसी में से कुछ मोशन आज यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे जब बॉडी पे लोड लगा, ये बॉडी पे लोड लगा तो मोशन करने लगा, तो मोशन करने लगा तो कैसे करने लगा, देखिए इसको मैं फिर से 2-3 तरीके से देखना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी मोशन करे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से करे। आप ये समझिए, अगर आपने कभी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो महसूस करिए अपने आप को, आप कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं सपोज दैट। तो बाइक चलाने के एक तरीका ये हो सकता है कि आप बाइक की स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है, बिल्कुल आराम से मस्ती में, वेलोसिटी बिल्कुल ना घट रही है ना बढ़ रही है। ऐसा होता है नहीं होता, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं आप, रास्ता खाली होता है, हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो जो भी स्पीड आपको बनानी है बना लिया, 80, 100, 50, 60 जो भी कर लिया,
उसके बाद उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते चलते हैं, है ना। तो उसी को मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो उस मोशन को, जब आपकी व्हीकल का वेट कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर है, तो उसे आप कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ऐसा होता है ना, जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल में ऐसा भी होता है ना कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, आराम से मस्ती से चले जा रहे हैं, बदल नहीं रही है ना। अब दूसरा कब करना पड़ता है, दूसरा घटना सोचिए कि जब आपकी गाड़ी खड़ी थी, आपने किक मारा, किक करने के बाद उसका एक्सीलरेटर लिया, अब उस समय गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 0 थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते 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 50 पहुंची होगी, है ना। तो जितनी देर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, आप साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो तो देखोगे आप ज्यादा ताकत लगाते हो, आप देखोगे गाड़ी का एक्सीलरेटर लेते हो तो ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, कार को एक्सीलरेटर ले रहे होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है। उस समय इसका मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। अब जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो सकता है, और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। इसका अर्थ यही हुआ ना, इसका अर्थ तो यहाँ पे यही हुआ कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। यहां तो बात समझ में आ रही है। चलिए, अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो एक तो जैसे मक्खी उड़ती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, रैंडम हो सकता है, रैंडम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, ठीक है। जैसे कुछ नौजवान लड़के गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर इधर चलाते हैं, तो क्या उनकी गाड़ी को देखकर कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कितनी देर में पहुंचेगा वहां पे, नहीं कर सकते हो सकता है यहां ना पहुंचे वहां पहुंच जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो रैंडम मोशन भी हो सकता है, और एक मोशन हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड बदल तो रही है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है ना, कि भाई 2 सेकंड में गाड़ी की स्पीड जीरो से 5 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो अगले 2 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, अगले और 2 सेकंड में कहते हैं 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो देखिए यूनिफॉर्म तरीके से 5 10 15 20 25 ऐसे ऐसे बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहानी दो तरीके से हमें दिखाई पड़ सकती है। एक ऐसे हो सकती है कि अब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या हो सकती है कि वेलोसिटी हमारी रैंडम हो, जो हमारी वेलोसिटी हो वो रैंडम हो, है ना। अगर रैंडम है तो फिर पढ़ाई लिखाई बंद, यहीं पे बात कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम मक्खी का मोशन नहीं पढ़ सकते हैं, रैंडम मोशन की बात कोई नहीं करता है ना। रैंडम इंसान के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रैंडम इंसान किसे कहते हैं, पागल जिसे कहते हैं, कि कब डंडा मार दे आपको, कब काट ले, कब धकेल दे, कुछ पता थोड़ी ना है, कब प्रेम कर ले, कब गुस्सा हो जाए, कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो उसकी स्टडी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, रैंडम को छोड़ दो यहीं पे। अब वेलोसिटी हमारी रैंडम नहीं है, दूसरा पार्ट क्या हुआ, वेलोसिटी रैंडम नहीं है, तो रैंडम नहीं है तो कुछ होगा, एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ेगी या धीरे धीरे घटेगी। वेलोसिटी को घटने और बढ़ने को हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण, है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जब रैंडम नहीं है, यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन भी रैंडम हो सकता है, जो बच्चे हमारी गाड़ी चलाते हैं ना, चलाते हैं ऐसे करके, उनका एक्सेलरेशन ही रैंडम होता है ना, ठीक है। लेकिन समझदार व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, या ब्रेक मारता है तो अचानक ब्रेक नहीं मारता, अचानक ब्रेक मारा तो रैंडम हो गया, जर्क आता है ना। रैंडम ब्रेक लगाने पे ही तो जर्क आता है, रैंडम एक्सीलेटर लेने से ही तो जर्क आता है, झटका लगता है। लेकिन स्मूथली अगर आपको चलना है तो स्पीड कांस्टेंट तरीके से बढ़ाएंगे
स्पीड ब्रेक भी ऐसा लगाएंगे कि स्पीड कांस्टेंट तरीके से धीरे धीरे डाउन हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बात हो सकती है कि एक तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, दूसरी बात ये हो सकती है कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की बात कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेशन एक्सिलरेटेड मोशन। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई किया है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चले हैं और या एक्सिलरेशन को कांस्टेंट लेके चले हैं। मतलब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मोशन का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सिलरेशन है, त्वरण है ना, जो हमारा एक्सिलरेशन है, त्वरण है, वो क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई? एक बार जरा बता दें, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, एक तो गला बैठा हुआ है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही बोलने में, और दूसरा ये है कि नई चीज है, बचपन की पढ़ी हुई चीज है, उसको रिकैप करना है, विजुलाइज करना है, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? रामकेश शर्मा जी, ठीक है, ओके ओके, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आई। तो अब हमें बातचीत इसमें आगे बढ़ानी है। देखिए धीरे धीरे कहां से कहां निकल रही कहानी, है ना। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए कितनी दूर पहुंच गए हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं। चलिए, तो बात करते हैं पहले हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की। बहुत कहानी आसान सी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यही तो हुआ ना कि आपकी गाड़ी चल रही है, और गाड़ी का एग्जांपल अगर देखें तो आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी है, मान लेते हैं एक बार को 50 किलोमीटर पर आवर है, और ये बदलेगी नहीं, है ना। 50 पे ही चलना है, ना घटेगी ना बढ़ेगी, यही मतलब हुआ ना। तो अगर 50 पे चलेगी तो इसके लिए तो बहुत सारे हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इसको स्टडी करने के लिए एक ही फॉर्मूला बहुत सफिशिएंट है, जिसको आप कहते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला लगाना बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोगों ने बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब स्केलर की बात करते हैं, है ना, डिस्टेंस निकालते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही इतनी चर्चा होती है। इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूं। आपने जो भी क्वेश्चंस लगाए हैं बचपन से मोर देन सफिशिएंट है। कोई प्रॉब्लम होगी तो लेके आइएगा, भेजिएगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, है ना, मेल कर दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, टेकअप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, बहुत टाइम इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा मोशन क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब इस पे आते हैं, इसकी बात करते हैं। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो सकता है तो हम लोगों ने फिर दो टाइप के मोशन यहाँ पढ़े हैं। जैसे ये हो सकता है कि ये हमारा मोशन एक लीनियर डायरेक्शन में हो, है ना, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब हाईवे पे गाड़ी लेके जा रहे हैं सीधे, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेटर ले रहे हैं। जब तक एक्सीलरेटर ले रहे हैं, जब तक गाड़ी का वेग बदल रहा है, जब तक आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बदल रही है, तब तक ये वाली चीजें काम करेंगी। और जब कांस्टेंट हो जाएगी, जब 80 की स्पीड पे आके रुक जाएंगे, कहेंगे मस्ती में चलेंगे, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। एक ही गाड़ी में दोनों फॉर्मूले काम करते हैं, आप ध्यान दीजिए। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, किक मार के उसके बाद ऐसे ऐंठते हैं, तो जब तक ले गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तब यहाँ जो पढ़ाई करेंगे वो काम आएगा। और जब आप हाईवे पे पहुंच गए, वेलोसिटी 80 की स्पीड पे लेके छोड़ दिया है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला ये वाला काम आएगा। ठीक, चलिए, जब लीनियर मोशन हो सकता है और एक ये भी हो सकता है कि एंगुलर मोशन हो। एंगुलर मोशन भी तो हो सकता है। अरे भाई, साइकिल को, कार को, बाइक को लेके चौराहे पे गोल गोल घूम भी तो सकते हैं।
बड़ा सा चौराहा है, गोल गोल घूमिए, एंगुलर मोशन है। सीधे हाईवे पे जाएंगे तो लीनियर मोशन है ना। पंखा देखिए कैसा मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, हमारी जितनी मशीनें हैं उस मशीनों के बहुत सारे पार्ट आपके देखोगे एंगुलर मोशन कर रहे होंगे। अब इसी एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन को मिला के बहुत सारे मोशन बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे मोशन बन जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पैराबोलिक मोशन है, बहुत सारे बनेंगे। इन्हीं का कॉम्बिनेशन है बेसिक तौर पे, फंडामेंटल लेवल पे यही दो चीजें हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। चलिए, जब लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन की चर्चा हो रही है तो जब लीनियर मोशन है इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी एक सीधी रेखा में चल रही है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स के जो है एक लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने दिए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं आपको याद होगा, मुझे पूरी तरह यकीन है कि आपको याद होगा। पहला मोशन, पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली कौन सी है, तो आपको मालूम होगा, याद होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए ना, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदलेगी। तो आप दो अवस्थाओं के बीच की बात करेंगे कि यहाँ वेलोसिटी इतनी थी भैया और बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई। तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी को u से कहा जाएगा और फाइनल वेलोसिटी को v से कहा जाएगा। यहाँ वेलोसिटी बदलती नहीं है तो हर जगह वेलोसिटी एक ही रहेगी। और a क्या चीज है, a को कह रहे हैं लीनियर एक्सीलरेशन और t क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है इसके बारे में, s इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे लगाए हुए हैं। तो ये फॉर्मूले कब आपके सामने आएंगे, जब लीनियर मोशन हो रहा होगा लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बदल रही होगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होगी या ब्रेक लगा के घट रही होगी। बढ़ने का मतलब क्या है, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज, वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी हमारी कॉन्टिन्यूअसली घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या है कि मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर ऐंठे पड़े हैं, स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है मुझे मालूम है, आपको मालूम है ना। बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब चीजें मालूम है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ नहीं भी मालूम होगा ना, तभी थ्योरी हम मशीन पढ़ेंगे तो वहां पे कई बार सब चीजें सामने आएंगी और फिर से कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी। वहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब गाड़ी का कान ऐंठ रहे हैं, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपको मालूम है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो फाइनल वाली है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, अपॉन टाइम t है। तो जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी गाड़ी की बढ़ेगी तो अंतिम वेग ज्यादा होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। और अगर ब्रेक लगाएंगे गाड़ी की स्पीड घटेगी तो अंतिम वेग कम होगा और प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, अब जब यही मोशन हमारा लीनियर मोशन ना होके एंगुलर मोशन होता है तब क्या होता है, तब क्या होता है ये समझा जाए, ठीक है। आइए, जब एंगुलर मोशन होता है तो यही सब चीजें एंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, है ना। ये v क्या है, v इज द फाइनल लीनियर वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब यही सब चीजें बदल जाएंगी यहाँ पे दूसरे तरीके से, है ना। कैसे बदलेंगे देखिए जरा। एंगुलर मोशन में हम लोग इसी फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, है ना, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे v होगा वहां ओमेगा लिख देंगे। तो
फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे ओमेगा से दिखाया जाता है बचपन से, और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से दिखाया जाता है बचपन से। जो यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बचपन से, और उसको लिखाते हैं अल्फा से। और ये टाइम तो चाहे जैसे देखा जाए समय समय ही रहेगा, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आने वाली पीढ़ी के लिए हो, चाहे आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के लिए हो, टाइम टाइम ही रहेगा। तो टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो पहली इक्वेशन, जहां v वहां ओमेगा, जहां u वहां ओमेगा नॉट, जहां a वहां अल्फा। अब इसको सब में बदल दीजिए। s क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा के टर्म में आ जाएगा। कोई चीज एंगल में कितना घूमी तो क्या हुआ, ये थीटा है ना। चलिए, तो s के बदले क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, u के बदले क्या था, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन देखिए, v के बदले क्या होता है, ओमेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। जहां a था वहां अल्फा, जहां s था वहां थीटा। इसी इक्वेशन को हम लोग एंगुलर मोशन के लिए यूज करते हैं। डन डनाडन, ठीक है। तो ये सब पार्ट मैं बहुत ज्यादा कवर करने की उसमें नहीं हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम कहां पहुंच चुके हैं इस समय। हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स में। इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, है ना। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट, कॉज नहीं पढ़ेंगे। ये मोशन, वेलोसिटी कहां से आई, एक्सेलरेशन कैसे आया, किसने धक्का दिया, है ना, कोई नहीं पूछने वाला। इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे काइनेटिक में, है ना, काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन सारी आपको यूज करना आना चाहिए। और आप साइंस साइड के पीसीएम के बच्चे हैं तो जरूर इतना करते हुए आए होंगे, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। मतलब ये एक जनरल साइंस की बात है, ये इंजीनियरिंग की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग इसमें, किसमें, काइनेमेटिक्स की बात खत्म, काइनेमेटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स हमने पढ़ के देखा, ये सब करना था। अब आते हैं काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में। काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड इट्स कॉजेस। अब यहाँ पे आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो भी चीजें आप यहाँ पढ़ते हैं, जहां पे आपको मोशन भी दिखाई पड़ता है और साथ में फोर्स की बात होती है, टॉर्क की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, मास की बात होती है। अब देखिए ना, ये जो इक्वेशन आपने अभी यहाँ लिखी है, इस पूरे इतने 3 इक्वेशन यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 3 6 7 इक्वेशंस हैं। 7 इक्वेशन में कहीं फोर्स की बात नहीं की गई, कहीं टॉर्क की बात नहीं आई, कहीं मास नहीं आया, मास नहीं, कहीं एनर्जी की बात नहीं हुई, है ना। वेलोसिटी निकालेंगे, फिर जब काइनेटिक्स में जाएंगे तब एनर्जी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालेंगे काइनेमेटिक्स से, फिर ले जाएंगे काइनेटिक्स में, तो कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तभी तो कहेंगे ना। चलिए, अब आते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमें सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे सिंपल पहला फॉर्मूला आप कहते हैं F इक्वल टू एम ए। देखिए भाई, इसमें क्या कॉज है, क्या इफेक्ट। एक बॉडी थी, बेचारी पड़ी हुई थी, कैसे समझिए ना इसको। देखिए, एक बॉडी थी, आराम से पड़ी थी, इसमें क्या समस्या थी इसको, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक ठाक कर दें इसको, है ना। ये बॉडी थी, मस्त पड़ी थी। इसका मास क्या था, इसका मास था m। आप इस पे फोर्स लगाओ चाहे ना लगाओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि m कांस्टेंट। अब आपने इस पे बदमाशी करके एक फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया F। इस फोर्स के लगने से क्या हुआ, ये बॉडी चलने लगी इधर, और चल रही है, तो उस समय चल रही है ना। तो चल दो तरीके से चल सकती है। अभी देखा था आपने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकती है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल सकती है। तो
अभी हम बात कर रहे हैं, मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, गाड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी, आपने किक मारा, उसके बाद एक्सेलेरेटर लेने लगे, स्पीड बढ़ने लगी, तो इस समय ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलने लगी, इसका एक्सेलरेशन क्या है, मान लेते हैं ए। तो एफ और ए के बीच का रिश्ता यही दिखाया। तो आप में से हर कोई कहेगा भैया ऐसा है, ये जो एफ है ये कॉज है और जो ए है वो इफेक्ट है, इसकी वजह से ए आया है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया है, और एम बेचारा क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो इंजीनियरिंग के हर फॉर्मूले में एक कॉज होता है, एक उसका इफेक्ट होता है, और बीच में कांस्टेंट पड़े रहते हैं, ठीक है ना। यही हमारा इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। बात समझ में आती है? चलिए, जैसे ऐसे और देखिए, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा आप पढ़ते हैं टॉर्क निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, जहां मास है वहां आई आ गया। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तब भी ये बात आपसे आई थी कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करेगी तो वहां मास रहेगा, लेकिन वही बॉडी जब एंगुलर मोशन करने लगेगी तो वहां पे आई की बात करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे आई से। ए क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा है, तो ये फोर्स था, ये टॉर्क है ना। ऐसे जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं P इज इक्वल टू एम वी। एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं J इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब देखिए, ठीक है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले देखिए, मास भी आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रही है, तो ये फॉर्मूले हमारे काइनेटिक्स के हैं। काइनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी इज नोन एज काइनेटिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ। अब जरा मुझे बताइए कि काइनेटिक्स आपको समझ में, यहां तक जो बातचीत हुई, मैंने केवल आज क्लासिफाई किया है कि क्या मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत काम हम इसी काइनेटिक्स में करने जा रहे हैं। जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके साथ चर्चा होने वाली है ना, वो इसी में होने वाली है। काइनेटिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा बड़े होके पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स आप पढ़े हुए हैं, मुझे मालूम है। काइनेटिक्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे कॉज भी पढ़ने हैं और मोशन भी पढ़ने हैं, इफेक्ट भी पढ़ने हैं। यहां तक की बात जरा मुझे बताएं, तो फिर थोड़ा आगे बढ़े। यहां तक बात समझ में आई आपको? एक बार चैट बॉक्स में बता दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो काइनेटिक्स का में जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं काइनेटिक्स में, ठीक है, काइनेटिक्स वही पढ़ने, जो भी पढ़ने चल रहे हैं वो सब काइनेटिक्स में रहेगा। हम काइनेमेटिक्स आप पर छोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको ढंग से आपने देखा है। काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है काइनेटिक्स? स्टडी ऑफ कॉजेस प्लस इफेक्ट, ये दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थ्योरम है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जिसको हम लोग जानते हैं डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के नाम से, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल थोड़ा आपने सुना भी होगा, ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि 11th-12th में या अपने डिप्लोमा या बीटेक के दौरान आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। तो इसी को एक तरीके से दोबारा से पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो जरा पहले बात करें हम लोग इनको समझने के लिए, डी एलेम्बर्ट साहब की प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग बात करें न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ को। क्या? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। जरा इसकी बात करें पहले। तो न्यूटन साहब क्या बता के गए हम लोगों को? बहुत अच्छी चीज बता के गए हैं
क्या बोला उन्होंने कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है भैया, ये सुंदर सी बॉडी है और यदि इस बॉडी का मास m है और आप चाहते हो कि ये बॉडी इस दिशा में a एक्सीलरेशन से मूव करे, तो उन्होंने बोला कि इस पर जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस फोर्स की वैल्यू जो होगी आप निकाल सकते हो, और कितनी होती है, तो F इक्वल टू ma, यही होती है ना। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने मैकेनिक्स में बहुत पहले प्रूफ भी किया था कि F इक्वल टू ma कैसे होता है ना। आपको याद होगा, देखिएगा पिछले लेक्चर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, तो सिंपली क्या किया गया था कि P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, और इसी का रेट ऑफ चेंज निकाल दें तो फोर्स हो जाता है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मतलब P को करके इसी को सॉल्व करके ये वैल्यू आती है, याद आया ना। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू आई कहां से, अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, प्रूफ में दोबारा नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे समस्या नहीं तो आने लगेगी, है ना। वो सब पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे, आपको क्लियर रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला बताया, किसने बताया, न्यूटन साहब ने। अब डी एलेम्बर्ट साहब ने क्या किया, जरा उनको देखिए। कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया, लेकिन एक दूसरे डिफरेंट एंगल से चीजों को देखा, दूसरे तरीके से देखा, काम इन्हीं का आगे बढ़ाया, लेकिन बड़ा क्लासिकल तरीके से, दूसरे अप्रोच से देखा। कैसे देखा, यहां हमारे पास एक बॉडी थी, इस पर फोर्स लगाया गया, उसकी इस बॉडी की ये इक्वेशन है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस बॉडी की ये इक्वेशन है, कोई भी कह सकता है कि इस बॉडी को देखकर हमने ये इक्वेशन का इजाद किया, प्रूफ किया था, ये किया था ना। ऐसा करते हैं कि डीएलेम्बर्ट साहब ने क्या किया, जरा उनकी बात सुन लें। डीएलेम्बर्ट साहब ने क्या किया, डीएलेम्बर्ट साहब की बात सुने। उन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं, रिवर्स चलते हैं। मान लेते हैं न्यूटन साहब की इक्वेशन हमारे पास है, क्या है, F इक्वल टू m इंटू ए। रिवर्स चल रहे हैं ना, यहां ब्लॉक था, सिस्टम था, इससे हमने इक्वेशन निकाली, यहां इस इक्वेशन को पहले लेते हैं और इसको जरा देखने की कोशिश करें। डीएलेम्बर्ट साहब ने कहा कि ऐसा करें कि इसको अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ma को इधर लाएं, तो ये हो गया 0। यहां ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो हमें लग नहीं रही है ना, सबको समझ में आ रहा, कोई समस्या तो नहीं, ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं उन्होंने, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ये किया, उनका दिमाग खटका, इसको देखते ही उनका दिमाग खटका। क्या खटका, यार जब अभी हम लोग जब तक ले स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो क्या कह रहे थे, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो क्या कह रहे थे कि अगर कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी हमारी, है ना, बात ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बस पूरी कहानी का सारांश है। क्या समझा उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका अर्थ यही होता था ना, आप कहते थे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, ये कहते थे ना। इसका अर्थ यही तो होता है कि जितने फोर्स इधर लग रहे हैं उनको पॉजिटिव मान लो, जितने फोर्स इधर लग रहे हैं उनको माइनस मान लो, दोनों को जोड़ दो तो बराबर 0 आएगा। यही तो था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि सिग्मा एफएस का मतलब यही तो है कि बॉडी में जितने फोर्स राइट लग रहे होंगे उतने ही फोर्स लेफ्ट लग रहे होंगे, ऐसे कहें कि लेफ्ट इक्वल टू राइट कहें, या ये कह दें कि राइट वाले को प्लस लें, लेफ्ट वाले को माइनस लें, ऐड कर दें, 0 आएगा, एक ही बात हुई ना। बात समझिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है। फिर वही चीज कहानी, फिर ध्यान सुनिए, अगर इक्विलिब्रियम का अर्थ ये है तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। जा देखिए यहां क्या लिखा है, ये भी यहां पे देखा जाए ध्यान से तो क्या था भाई, क्या था, एक फोर्स ये भी है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है,
दो फोर्सेस का सम अगर जीरो होता है तो मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम में है, या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं कहता हूं उन पर लगने वाले दोनों फोर्सेस का सम जीरो होगा। अब जरा इस बात को इससे मैच करिए, तो इस बात को जरा इससे मैच करिए, इस स्टोरी को जरा यहां फिट करिए। कैसे कैसे कैसे, बहुत ध्यान से, ठीक है जी, देखिए ध्यान से। ये क्या है? ये भी तो एक फोर्स है। ये भी क्या है? एक फोर्स है। ये भी क्या है? एक फोर्स है। दो फोर्सेस का सम जीरो है। जैसे यहां पर दो फोर्सेस का सम जीरो था, दो फोर्सेस का सम जीरो है, इसका मतलब ये किसी ऐसी बॉडी का इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम में है। दिमाग खटका? खटका। दो फोर्सेस का सम जीरो है, और ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, तो एक फोर्स के पहले माइनस लगा है, इसके पहले क्या है? प्लस तो है ही है ना? मतलब प्लस एफ माइनस एम इक्वल टू जीरो। तो प्लस का मतलब अगर राइट है तो माइनस का मतलब लेफ्ट है। तो एक बॉडी पर दो फोर्स लगे हैं, एक फोर्स की वैल्यू क्या है? प्लस एफ, राइट साइड। एक फोर्स का वैल्यू क्या है? एम ए, माइनस कह रहा है लेफ्ट साइड में, और उसकी वजह से बॉडी हमारी रेस्ट में है। न्यूटन साहब ने बॉडी दिखा के इक्वेशन बनाई, डिलम्बर्ट साहब ने इक्वेशन दिखा के बॉडी फिगर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं करने जा रहा हूं कि इस इक्वेशन का फिगर बनाने जा रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ये मेरे पास एक बॉडी है, दिखाना, यही बॉडी तो है। इस बॉडी का मास कितना है? तो ये देखिए m लिखा है बीच में, इस बॉडी का मास कितना है? m, ठीक है। ये बॉडी पर कितने फोर्स लगे हैं? तो ये दो फोर्स लगे हैं। एक फोर्स F लगा है इस तरफ, राइट साइड को पॉजिटिव मार रहे हैं तो ये फोर्स F हो गया। एक फोर्स और लगा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ma, क्या है? ma, है ना? लेकिन किधर लगा है? इधर लगा है। लेकिन अभी मेरी बात आप ध्यान से समझिए, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। कैसे दिखा रहा हूं? देखिए ध्यान से, मैं इस पर ऐसे दिखा रहा हूं कि ये फोर्स ऐसे लग रहा है। डॉटेड दिखाऊं? मैं बताऊंगा क्यों डॉटेड दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा और रुकिए। मैं इस पर ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या है भैया? इसकी वैल्यू है एम ए। माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने? माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन तो मैंने बदल ही दिया ना, लेफ्ट लगाऊंगा तो माइनस वाला चीज तो लेफ्ट हो गया, ये इधर जा रहा था तो प्लस हो गया। और दो फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है? ये बॉडी, हम कहना चाह रहे हैं कि इस नियम के आधार पे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में होने का अर्थ क्या हुआ? कि या तो ये बॉडी रेस्ट में होगी या ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर रही होगी, है ना? इक्विलिब्रियम में होने का अर्थ यही हुआ कि या तो बॉडी ये रेस्ट में होगी, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर रही होगी। तो क्या ये बॉडी रेस्ट में है? अरे साहब, न्यूटन साहब का बॉडी है, कहां से आई है? इधर से आई है। न्यूटन साहब की बॉडी रेस्ट में कहां थी? चल रही थी। कितने एक्सलेशन से? ए एक्सलेशन से। तो इसका मतलब ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अगर एक्सलेशन बॉडी में है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे होगी? बड़ा तमाशा हो गया कि इसके हिसाब से इक्वेशन तो कहीं से गलत लग नहीं रही है, सब कुछ सही दिख रही है। ये इक्वेशन कह रही है कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, और इधर से भी दिखाई पड़ रहा है कि इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। लेकिन ये बॉडी देखिए, इसमें ए टर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये बॉडी हमारी एक्सेलरेटेड बॉडी है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेटेड बॉडी को आप कैसे इक्विलिब्रियम में कह सकते हो? हम नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि ये बॉडी एक्चुअली क्या है? ये बॉडी हमारी एक्चुअली इस दिशा में तो एक्सेलरेशन इसमें है ना। न्यूटन साहब की बॉडी ही तो है ये वही बॉडी तो है जो मैं यहां से लेके आता हूं। कौन सी बॉडी? देखिए, यही तो है ना, यही तो है यहाँ पे।
तो एक्चुअली तो बॉडी में एक्सेलरेशन है, लेकिन डीलैम्बर्ट साहब ने इसको ऐसे देखा और कोई इनकी बात को काट सकता नहीं, बिल्कुल सही कहा, है ना। अब ये बात समझ में आती है कि ये जो हमने इक्विलिब्रियम लिखा है ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको हम नाम चेंज कर दें, इसका नाम चेंज करें। कैसे चेंज करें? पहली तो इसको थोड़ा सा करें क्रॉस, ये सही नाम नहीं है ना, ये सही नाम नहीं है। तो बेटा सही नाम क्या है? सही नाम इसका लिखना चाहिए कि चलती हुई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसको मैं कहूंगा असली नाम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अजीब सा वर्ड है, डायनेमिक भी है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका नाम होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डीलैम्बर्ट साहब ने कहा कि अगर किसी बॉडी पर, कोई बॉडी चल रही है, मस्त एक्सीलरेटर चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सीलरेटर ले रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती हुई गाड़ी की स्पीड अगर है, वेलोसिटी बढ़ रही, तो बॉडी में एक्सीलरेशन है, उस बॉडी को भी हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकते हैं अगर उस बॉडी पे रिवर्स डायरेक्शन में, मोशन किधर हो रहा था? इस तरफ, उसके रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स की कल्पना कर लें, ये फोर्स कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कल्पना कर लें, जिसकी वैल्यू क्या है? m इंटू ए, इतनी कल्पना कर लें तो इस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बॉडी में मान सकते हैं। और जब ये बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गई, अब हम बहुत मजे से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड नाउ। अब कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। जब न्यूटन साहब की बॉडी पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, इस बॉडी को रेस्ट में लाना है, तो डीलैम्बर्ट साहब ने कहा कि इस बॉडी के ऊपर इस दिशा में एक फोर्स लगाइए, उसका मात्रक कितना होगा? इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ऐसे लगा दीजिए, देखिए लग गया ना, ये फोर्स लग गया। जब ये लग गया तो बॉडी हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गई, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते ही हमने कहा कि अब तो मजा आ गया, अब इस पर हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? वही जो हम लोग पढ़ते आए हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, और सिग्मा एम इक्वल टू अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। These are the condition of equilibrium। बात समझ में आ रही ना? इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या? ऐसा क्या हो गया था? ओके, मैं ध्यान नहीं, मैं चैट बॉक्स में ध्यान नहीं दिया, चलो हो सकता है कुछ दिक्कत आई हो, ठीक है। अब आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो हमने कहते हैं डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल को समझा, न्यूटन लॉ से निकल के डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल पे आए, ये है हमारा डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल एक्चुअली हमारी हेल्प कैसे कर रहा है? एक्चुअली हेल्प कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई डायनेमिक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम है जो कि डायनेमिक्स का है, अगर हमारे पास कोई डायनेमिक्स का प्रॉब्लम है जहां पे एक्सेलरेशन है, मोशन है, डायनेमिक्स जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या करता है, अगर हम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद ले लेते हैं, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद ले लेते हैं, तो है ना, ये मान लीजिए डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद यहां ले रहे हैं, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, अगर ये प्रॉब्लम हम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं तो डायनेमिक प्रॉब्लम हमारी एक स्टैटिक प्रॉब्लम जैसी बन जाती है ना। जो हमारी डायनेमिक वाली प्रॉब्लम है वो एक स्टैटिक प्रॉब्लम जैसी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर हम एक इनर्शिया फोर्स लगा देते हैं, और जैसे ही इनर्शिया फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आती है और हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस पर अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, इनर्शिया फोर्स बार बार कह रहा हूं मैं, बताना ही भूल गया यार, है ना। इनर्शिया फोर्स क्या है जरा समझिए तो, है ना। इनर्शिया फोर्स इसको कहते हैं, ये जो लगा है ना, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये जो फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है इनर्शिया फोर्स। बहुत ध्यान से, इसी का नाम है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स कहेंगे, एक सूडो फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है ना। एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ेगा, किसने लगाया पता भी नहीं चलेगा, लेकिन महसूस होता, महसूस कर सकते हैं, इनर्शिया फोर्स। इसी का नाम, एक नाम और है, इसी को कहते हैं कुछ लोग डी एलेम्बर्ट फोर्स, कि उन्होंने ही इसको समझाया, बताया। डी एलेम्बर्ट फोर्स, ठीक है ना। डी एलेम्बर्ट फोर्स या इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है एम ए। किधर लगता है, एक्सिलरेशन की अपोजिट दिशा में। बॉडी अगर इधर जा रही है, वेलोसिटी का नहीं, एक्सिलरेशन का, वेलोसिटी का नहीं, एक्सिलरेशन का, बार बार कह रहा हूं। डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल में जो डिलेम्बर्ट फोर्स है या इनर्शिया फोर्स है, हमेशा एक्सिलरेशन का विरोध करेगा, है ना। तो इस बात को नोट करिए, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी महसूस कराऊंगा आपको, है ना। तो दो तीन बातें हैं इनर्शिया फोर्स के बारे में। क्या क्या बातें हैं, पहली बात, एक काल्पनिक फोर्स है, काल्पनिक, एक काल्पनिक बल है। दूसरी बात, एक्सिलरेशन के विपरीत दिशा में काम करेगा, विपरीत, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो काल्पनिक है तो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन महसूस तो होगा। चलिए महसूस कराएं, करते हैं महसूस। कल्पना करिए आप एक बस में बैठे हैं, बस में, ठीक, रोडवेज की बस है, शांति से बैठे हैं, बस आराम से चल रही थी, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की एक कांस्टेंट स्पीड थी, ठीक है। आराम से, सब कुछ आराम से, आप सो रहे थे आराम से। अचानक बस वाले ने लगाया ब्रेक, कुछ हो गया, अचानक कोई सामने आ गया, उसने लगाया ब्रेक। ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड बदली। जब गाड़ी की स्पीड बदली तो जब ब्रेक लगाता है, अचानक ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आप जाएंगे और अगली सीट से टकरा जाएंगे, यही तो होगा ना। जब वो ब्रेक लगाएगा तो आप अगली सीट से टकरा जाएंगे, ऐसे करके। कौन धक्का दिया आपको, कौन धक्का दिया, जरा सोचिएगा, किसने धक्का दिया, पीछे वाले ने? नहीं, वो भी टकराया है, आगे वाले ने, वो भी टकराया, सब टकराए हैं, जितने लोग बस में बैठे हैं ना, सब पे एक फोर्स लगा। कोई पूछे किसने धक्का दिया, कोई बता नहीं पाएगा। हाँ, ये तो बताएगा उसने ब्रेक लगा दिया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ब्रेक लगाया है गाड़ी में, तुम्हें धक्का किसने दिया? ब्रेक लगाया गाड़ी में, तुम्हें धक्का किसने दिया? सोचने वाली बात है। वही इनर्शिया फोर्स है, भूत, काल्पनिक फोर्स, दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, जब गाड़ी ने, उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव। पहले गाड़ी देखिए, चलो एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को समझते हैं जल्दी से। जो मैं बताना चाह रहा हूं बहुत ध्यान समझिए, कोशिश करते हैं कि समझा पाऊं मैं आपको। ये देखो भैया, बस थी ये, ठीक है ना। बस में पहिए भी होते हैं ना, चलो बस में पहिए भी लगा दिए ऐसे करके, ठीक है। ये सड़क है, ऐसे करके चल रही थी गाड़ी, ठीक है। और इसी के अंदर आप यहाँ कहीं अंदर बैठे हो, है ना, यहीं पे कहीं ऐसे करके बैठे हो मस्त, ठीक है, यहाँ बैठे हो। हुआ क्या कि अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर थी। कहां तक, जब ये बस यहाँ पे थी। अचानक कुछ आया, इसने अपनी वेलोसिटी, ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया तो सपोज दैट ये यहां से यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई 60 का बदले हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u की वैल्यू क्या है 60, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v क्या है 10। बात समझ में आ गई ना। कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है a, तो आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय, मान लेते हैं इसके बीच में इतना, यहां से यहां तक आने में इसको 10 सेकंड लगे, मान लेते हैं, डिवाइड बाय 10। तो आपने क्या बोला,
माइनस का 50 डिवाइड बाई 10, या आप कहोगे ए की वैल्यू क्या आई, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? ये मंदन है ना, रिटार्डेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, हिंदी में बोलते हैं मंदन, है ना। ए की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से देखना। निगेटिव होने का मतलब जब तक बस यहां से यहां तक पहुंची तब तक ले इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर था। कितना था? ए की वैल्यू कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि हम भी इसी बस में बैठे थे तो हमारा भी एक्सीलरेशन ऐसी था, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इनर्शिया फोर्स लगा। डीलेम्बर्ट साहब आ गए बस के अंदर, उन्होंने कहा इनर्शिया फोर्स लगाओ। कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। किसका मास? अरे बाबू मेरा मास, या आप जो बैठे हो आपका मास। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मास और जितना इसका एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं इस आदमी का मास जो है यहाँ पे, इसका मान लेते हैं इनका मास जो है 60 kg है, सपोज दैट। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, मतलब 60 kg इंटू 5 हुआ ना, सब मिला के सही तो चल रहा है 5। इसका मतलब 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन का फोर्स, 300 न्यूटन का फोर्स इस आदमी पे लगा। लेकिन इतना तो लगा, लेकिन किधर लगा? किधर लगा? तो डी एलेम्बर्ट साहब ने कहा था कि ये एक्सीलरेशन के विपरीत दिशा में लगेगा। तो बॉडी में एक्सीलरेशन किधर थी? इधर थी। तो इस आदमी पे जो फोर्स दिखाई पड़ेगा, जो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? ये जो 300 न्यूटन का फोर्स है इस पे इधर लगेगा, 300 न्यूटन। यही इनर्शिया फोर्स है। दिस इज द इनर्शिया फोर्स। और यही वो फोर्स है जो हर आदमी को अगली सीट्स पे धकेल देता है। मजा आया ना? ठीक है ना। तो यही हमारा इनर्शिया फोर्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इसी को कहा जा रहा है कि दिस इज इनर्शिया फोर्स। और भी घटनाओं में देखिए, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, दो लोग बैठे हो बाइक पे, एक आगे वाला है, पीछे बैठा हुआ। आप बाइक चला रहे हो, पीछे आपके कोई बैठा है। आप अचानक ब्रेक मार देते हो तो जो पीछे वाला आदमी कैसे होता है? आगे आगे गिरता है। कौन ढकेला जी उसको? कौन धक्का दिया? कोई धक्का दिया क्या? कैसे आगे आ गया? या आप अचानक आपने एक्सीलेटर ले लिया, अचानक गाड़ी को आगे बढ़ा दिया तो वो पीछे गिर जाता है। कौन धक्का दिया उसको? डिलेम्बर्ट साहब आए थे, है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े थे। तो डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल अभी है। अभी जब कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये सब चीजें और बहुत बढ़िया से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी हो सकता है इंटरेस्टिंग भी हो लगा हो। लेकिन ये बचपन का लेक्चर्स थे, बहुत पहले से चीजें हम लोग पढ़ते आए थे, वहीं की बातें हो रही थी। हो सकता है इंटरेस्टिंग भी लगा हो, ठीक है। लेकिन जब कल न्यूमेरिकल लगाएंगे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं।